हर इंसान बहुत खप गया है और बहुत ज़्यादा ओवर बिजी हो गया, ओवर ऑक्यूपाइड हो गया और अपने लिए टाइम नहीं फाइंड कर सक रहा। गांव में चले जाएं, आप देखें लाइफ कितनी स्लो है। इंसान की फितरत के अंदर ये चीज़ है कि टू लिव द मोमेंट, जिसे कहते हैं ना, लिविंग द प्रेजेंट। हमारा दिन चल रहा है, हमारी दुनिया चल रही है और बीच में नमाज के लिए ब्रेक्स आई। लेकिन एक बंदा समटाइम्स फिर अगर जिस तरह सही तरीके से करना शुरू कर दे ना, उसका दिल लगना शुरू कर दे 5 वक्त की नमाज़ों में, तो वो फीलिंग उल्टी हो जाती है। वो उल्टी हो जाती है कि कहता है कि मेरा दिन जो है एक्चुअली में वो नमाजें हैं। आप कहें कि यार मैं 8 बजे के बाद नहीं अवेलेबल, तो नहीं हूं मैं बस अवेलेबल, एंड दिस इज माय प्रिंसिपल। एंड पीपल शुरू में बातें करते हैं, लेकिन दे स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग दैट, एंड एट द एंड ऑफ द डे दे इवन अप्रिशिएट दैट, और वो उसको बकायदा एज एन एग्जांपल देते हैं कि यार ये बंदा अपने प्रिंसिपल्स का पाबंद है। जो रूह है ना, वो शायद सुकून में नहीं है और इस पे बकायदा बहुत ज़्यादा वेस्ट में भी बात हो रही है। द सफरिंग सोल ऑफ द मॉडर्न एज। दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यार, अब क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। मुगीरा भाई, इसी शेर से आगाज़ करेंगे और मुस्कुरा मैं इसलिए रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इस शेर की रोशनी में आप अपने कुछ गम भी बयान करें और ये भी हम डिस्कस करें कि क्या आज का एक आम इंसान, मॉडर्न एज का एक आम इंसान, क्या वो एक बुझा हुआ इंसान है, क्या उसका दिल बुझ चुका है? दैट इज़ द क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। अरे भाई, इंसान गम तो बहुत ज़्यादा है, और मैं समझता हूँ कि वो बंदा जिसकी ज़िंदगी में गम नहीं है तो शायद ही कोई ऐसा बंदा एग्जिस्ट कर, वो इंसान ही नहीं है। सीधी सी बात है। ये गम होना ये इंसानियत की एक अलामत है, और ये बीइंग अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट इट इज़ इन फैक्ट। तो लेकिन असल में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम उस गम के साथ हमारा रिस्पॉन्स क्या है, हाउ डू वी यानी रिस्पॉन्ड टू दैट इंसिडेंट और इवेंट। और ख़ास तौर पे इंसान का दो तरीके से, एक अपने साथ क्या रवैया है उस मौके पर, दूसरों के साथ रवैया है, और तीसरी बात है अल्लाह के साथ क्या रवैया है। 3 जिहतें हैं इसकी, 3 एस्पेक्ट्स हैं। यानी एक इंसान का गम अपने आप से होता है, अपने आप के बारे में एक शिकवा होता है, फिर दूसरा लोगों से होता है, फिर अल्लाह से होता है। तो इन तीनों जिहाद को मेरा ख्याल है डिस्कस करना चाहिए इन एस्पेक्ट्स पे। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इंसान अपने आप को सेल्फ ब्लेम नहीं करता, इंसान इसकी ओनस और ज़िम्मेदारी किसी और को देता है। एक दीनदार आदमी ज़ाहिर अल्लाह पे तो नहीं ब्लेम डालता, लेकिन हालात पर और इस तरीके से सर्कमस्टांसिस के ऊपर ज़रूर ब्लेम डालता है, दूसरों पे ज़रूर ब्लेम डालता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, जो बदबख्त अल्लाह ताला को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, एक्यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और फिर कुछ एक ऐसा भी लेवल होता है जिसमें इंसान फिर बहुत ज़्यादा न्यूरोटिक हो जाता है, और न्यूरोटिसिज्म के अंदर इंसान क्या करता है, सेल्फ ब्लेम की तरफ आ जाता है, सेल्फ हार्म की तरफ आ जाता है। इंसान अपने आप को हर चीज़ का ज़िम्मेदार समझना शुरू करता है। तो मेरा ख्याल है कि मुख्तलिफ जिहाद और मुख्तलिफ एस्पेक्ट से इस पर डिस्कशन होनी चाहिए इस बारे में। बिल्कुल सही। यानी आपके कोई गम नहीं है? नहीं, मेरे बहुत कम है। अच्छा, लेकिन अब उस आप गम बयान को नहीं करना चाहेंगे? नहीं, मतलब बयान करने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है। बस ये है कि मतलब मकाम गम जो है वो किसके सामने बयान किया जाए, कैमरे के सामने बयान किया जाए या अल्लाह के सामने बयान किया जाए। तो मेरा ख्याल है तरगीब के लिए बयान किया जा सकता है कि ये मेरे गम है और मैं इनसे इस तरह से डील करता हूं। निकलवाना चाह रहे हैं मुझसे। बहरहाल देखें, मैं ऑन अ सीरियस नोट मैं आप दोनों को ये बताना चाहूँगा कि बहुत से सवालात हमें आते हैं और आ जाके वो सवालात जो हैं, जब मैं देखता हूँ कि उनकी रूट कॉज एक मैं तलाश करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे ये फ़ील होता है, मेरी फीलिंग है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि बहुत से मसाइल जो है ना, वो ये जो मॉडर्न वर्ल्ड की एक फ़ास्ट पेस लाइफ है और बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से जो है वो चेंज हो रही है, फिर सोशल मीडिया के जो अपने मसाइल सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, और ओवरऑल मॉडर्निटी के जो प्रॉब्लम्स हैं, आई थिंक दैट टू मी इज़ द रूट कॉज के जो जो रूह है ना, वो शायद सुकून में नहीं है। और इस पे बाकायदा बहुत ज़्यादा वेस्ट में भी बात हो रही है, द सफरिंग सोल ऑफ द मॉडर्न एज, मॉडर्निटी के जो इश्यूज़ हैं। और जैसे अल्लामा मोहम्मद इकबाल का शेर मैंने शुरू में रखा ना, उन्होंने भी यही बात की कि दुनिया में रौनकें तो बहुत हैं और महफिलें भी बड़ी हैं, लेकिन इनसे उकता सा गया है अब दिल। और अब जो है ना, वो दिल बुझ गया है और दिल असल में जिस चीज़ का मुतलाशी है वो उसको नहीं मिल रहा। दैट इज़ द थीम ऑफ दिस पॉडकास्ट। सो मॉडर्निटी। अली भाई, मॉडर्निटी से पहले एक चीज़ ये भी वाज़ह करता चलूँ कि वो मुगीरा भाई ने तो अभी गम शेयर नहीं किया, लेकिन मेरा दिल है कि मैं ज़रूर शेयर करूँ। एक ना ओवर सैचुरेशन सी फील होती है
देखिए हम शुरू में थे, हमने इन चीज़ों को ज़रा ब्रेक फ्री किया जब हम दीन की तरफ आए थे शुरू में। और उसमें आप याद करें कि हम एक बहुत बड़ी चीज़ जिसमें इंडल्ज थे ना, वो थी शदीद किस्म की सेल्फ रिफ्लेक्शन। और वो उसी मौके पे आप कह लें कि हो सकती थी जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे, हमारे पास फ्री थी और हमारा फ्री टाइम था, और उसके अंदर हमने ये किया, अपने आप को तोड़ा, ब्रेक फ्री किया। और मैं बिलीव करता हूँ कि वो जो किया उसने हमें बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड दिया। उससे हमें कुछ, हमारे सामने कुछ रियलिटीज़ खुली। हमें एक रियलिटी ये खुली कि गम होता क्यों है। गम इसलिए होता है कि ये हमें याद दहानी करवाता है कि इस पूरी दुनिया की हलचल के अंदर जो है ना, वो रब तक पहुंचना ही पहुंचना है। ये एक रब की एक ब्लेसिंग है जो गम है। और ये गम जो है इस चीज़ की याद दहानी करता है कि कोई भी चीज़ इसको पूरा नहीं कर सकती, कोई भी चीज़ को पूरा नहीं कर सकती सिवाय अल्लाह की याद के। और ये रियलिटी जो है हमारे सामने आई थी। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप देखें, आपकी लाइफ है, मुगीरा भाई की लाइफ है, हम दोबारा से क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो मॉडर्न वर्ल्ड जिसका आपने जिक्र किया, वो एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है ना हमें जकड़े हुए, यानी और हम एक साइकिल का हिस्सा हैं। वेरी राइट। या हम बनेंगे या बनाएंगे, यानी हम यहाँ से उठ जाएंगे, कुछ फीलिंग्स या उसकी इमोशनल बातें करेंगे, आज आके हमने कहा इस टाइम तक यहाँ पहुँचना है, इस टाइम तक ये करना है, उस टाइम तक वो करना है, और हम डेडलाइंस ये और चीज़, और इस चीज़ ने जो हमारी इंसानियत है ना, वो हमें एक हम ओवर सैचुरेटेड हुए हैं इस सिस्टम के रिजल्ट में। वेरी राइटली। जिसकी वजह से ये दुख जो है ना, ये वापस, ये सैडनेस वापस आती है। यानी मुगीरा भाई, हर इंसान बहुत खप गया है और बहुत ज़्यादा ओवर बिजी हो गया, ओवर ऑक्यूपाइड हो गया और अपने लिए टाइम नहीं फाइंड कर सक रहा। तो हम इसी पहली ही चीज़ को अगर एड्रेस करें कि फाइंडिंग टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, व्हेन वाज द लास्ट टाइम, वाकई अगर मैं अपने आप से सवाल पूछूं कि यार मैं जेन्युइनली बैठा और मैंने गौर किया अपनी ज़िंदगी के बारे में और कुछ सोचा कि मैंने क्या क्या चीज़ें बेहतर करनी है, तो ऑनेस्टली मैं कोई जेन्युइनली मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं इस तरह से बैठा, क्योंकि लाइफ इतनी ऑटो पायलट पे चल रही है, इतनी रोबोटिक चल रही है और देयर इज़ सो मच टू डू डेली। सो हाउ टू फाइंड दैट टाइम मुगीरा भाई? अली भाई, ये जो हमास भाई ने बात की और आपके सवाल को मैं इस एड्रेस करता हूँ, जो नमाज़ें अल्लाह ने रखी हैं ना, ये मुझे कई दफ़ा फ़ील होता है कि ये अल्लाह ताला ने इसीलिए हमारे लिए रखी हैं कि उस यानी जब इंसान इस यानी लहरों में, समुंदर की लहरें एक किस्म की बह रही हैं, इंसान उसके अंदर जा रहा है और एक तूफ़ानी लहरें हैं, उस मौके पर इंसान अपने आप को खींच के बाहर निकालता है अल्लाह के हुक्म से, कि इंसान मस्जिद में जाता है, अपने आप को आइसोलेट करता है अल्लाह के सामने और वहाँ पे खड़े होकर इबादत करता है। तो उस मौके पर इंसान को वो टाइम मिलता है जहाँ पे इंसान को मशरू ये है, अगर इंसान वाकई हक़ अदा करे उस इबादत का, कि इंसान ने अज़कार करने हैं, टाइम से पहले पहुँचना है, अज़ान और जो नमाज का जो दरमियान का टाइम है उसमें इंसान ने या तो इबादत करनी है या सिर्फ इंतज़ार करना है। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज़ के बाद बैठ जाया करते थे, एक किस्म का मुराक़बा किया करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुराक़बा इज़ सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑल अबाउट, ठीक है ना। तो ये नहीं कहने का मतलब ये है कि मैं समझता हूँ इबादत वो ऐसे पॉइंट्स हैं या वो ऐसे आप समझ लें हमारी ज़िंदगी के अंदर टाइम पीरियड्स हैं या टाइम स्टैम्प्स हैं जहाँ पे हम कुछ देर के लिए इस पूरे ब्रेक मिलती है, हाँ ब्रेक मिलती है फ्रॉम दिस होल एक्टिविटी और ये प्रोसेस जो एक सिस्टम, ये मशीन चल रही है उसके अंदर से। तो मेरा ख्याल है कि वो बंदा जो इनको राइटली चेरिश करता है, यानी आप देखें इबादत का पूरा, अली भाई पूरा एक, यानी नमाज को सिर्फ देख लीजिए, दुआएं, हज वगैरह, ये तो बहुत बड़ी बड़ी इबादत हैं डेफिनेटली, लेकिन नमाज को अगर आप कर लें जो हमारी डेली लाइफ में कि आपको निकलना पड़ना है, आपको मस्जिद में जाना है, यानी आपको उस पूरे बिज़नेस से, हर एक्टिविटी से अपने आप को आइसोलेट करना है। अच्छा, उसके बाद जाके आपने वज़ू करना है, अपने आप को ठंडे पानी से एक्सपोज़ करना है या पानी से वज़ू करना है आपने उसके बारे में, और आपकी उस टाइम नीयत और तहारत और पाकीज़गी का ख्याल कि मेरे से कोई गुनाह तो नहीं हो गया, यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन वहीं से स्टार्ट हो गया। उसके बाद आप जाते हैं नमाज, उसके बाद सुन्नतें अदा करते हैं, कुछ टाइम अदा करते हैं, उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद उसके बाद आप वहाँ पर दुआ करने का कुछ टाइम निकालते हैं अपने लिए। ये जो एक्टिविटी है ना, ये सुभान अल्लाह हमें उन चीज़ों से ब्रेक्स देता है। और मैं समझता हूँ ये 5 दफ़ा जो अल्लाह ताला ने 5 दिन में रखे हुए हैं, ये बंदा ही अगर कोई सही और अच्छे अंदाज से कर लेना, तो ये एक उम्मीद और एक होप है जो इंसान को कुछ मी टाइम भी दे देती हैं। यानी अगर आप उस माने में देखें ना कि अपने इंसान का पर्सनल टाइम जहाँ पे वो अपने आप पे रिफ्लेक्शन करके कुछ ना कुछ अपने आप को यानी एक किस्म का रिजुविनेट कर सकता है। सही है, यानी लंबा सजदा किया जाए बहुत, और उसके बाद नमाज पढ़ के कुछ देर बैठा जाए उस जगह पर, लोग तो फ़ौरन उठ जाते हैं। और ये मना किया गया फ़ौरन उठ जाते हैं। हदीस में मना किया गया कि एक सहाबी जो खड़े हुए तो सैयदना उमर बिन खत्ताब ने उनको उठा के फ़ौरन बिठा दिए कंधे से पकड़ के,
तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुमने बिल्कुल ठीक किया, आपने सैयदना उमर बिन ख़त्ताब की तारीफ़ की, तो फ़ौरन उठना नमाज के बाद और बस निकलने की करना, यानी आप आए भी लेट हैं और निकलना भी फ़ौरन भाग के, यानी अल्लाह ने अगर आपको नसीब में रख दिया कि आपको तौफीक दे दी नमाज की, तो भैया यार अब मतलब मैंने जान छुड़ानी है यहाँ से। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि वीक में कोई छुट्टी वाला दिन है ना, उसमें हम सबको कम अज़ कम एक नमाज ऐसी रखनी चाहिए जिसके बाद ना मस्जिद में कुछ देर बैठें। मे बी असर से मगरिब के दरमियान का टाइम हो सकता है, संडे वाले दिन अगर हमारे पास वो टाइम फ्री है, कोई एक ऐसा टाइम ज़रूर होना चाहिए कि मस्जिद में बंदा बैठे। क्योंकि मैंने पर्सनली ये फ़ील किया है कि जब मैं मस्जिद में बैठता हूँ ना, तब मुझे वाकई स्पिरिचुअल एनर्जी तो मिलती है, लेकिन मेरा जहन बहुत ज़्यादा एकदम खुल जाता है। ये अल्लाह की स्पेशल सकीनत है एग्जैक्टली अल्लाह के घर की। एग्जैक्टली ऐसे ही और शेख ऐसा ही है, देखें, और मैं मुगीरा भाई की बात को भी ये इस बात पे डबल डाउन करना चाहता हूँ कि वो औकात जो है ना, ये बेस्ट सोल्यूशन यही है कि ऐसी, देखें, ज़रूरी नहीं है कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर ही ऐसी कुछ ज़िंदगी या टाइम के मसले या माश के मसले जो थे वो मेरे पहले भी थे, और वक्त का मामला पहले भी जिक्र, कुरान में भी वक्त के ढलते वक्त का जिक्र। और ये जो मामलात है ना, ये इस चीज़ की याद दहानी करते हैं कि इसी के अंदर ही हमने ये जो है ना, पहली बात है वक्त निकालना ही निकालना। और दूसरा, अली भाई मैं आपको सच्ची बताऊँ कि ये एक फ़ीलिंग इस तरह की होती थी कि एक तो ये था ना कि हमारा दिन चल रहा है, हमारी दुनिया चल रही है, और बीच में नमाज के लिए ब्रेक्स आएंगे, लेकिन एक बंदा समटाइम्स फिर अगर जिस तरह सही तरीके से करना शुरू कर दे ना, उसका दिल लगना शुरू कर दे 5 वक्त की नमाज़ों में, तो वो फीलिंग उल्टी हो जाती है। वो उल्टी हो जाती है कि कहता है कि मेरा दिन जो है एक्चुअली में वो नमाज़ें हैं, और बीच में दुनिया आती है और उल्टा हो जाता है। इसमें ना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, वो जैसे किसी एक थिंकर था, उसने बड़ी अच्छी बात की, पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर है और मॉडर्निज्म पे बहुत ज़्यादा क्रिटिक करता है। उसने कहा कि ये जो नागुज़ीर है, यानी ये जो स्पेस, ये स्पीड है, ज़ाहिर हम इस माशरे का पार्ट हैं, हम अपनी अलग से एक नीश नहीं बना सकते। लोगों ने कोशिश भी की, कुछ लोगों ने, आपको पता है कि बाकायदा कुछ आइलैंड्स पे काम करने की कोशिश की, अपनी कोई कम्युनिटीज़ बनाने की कोशिश की, और आजकल चल रही हैं मेहनतें और कोशिशें चल रही हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे यानी इट्स स्टिल डिफ़िकल्ट। उसने कहा एटलीस्ट आप ये करें कि अपनी स्पीड को स्लो कर लें, यानी आप ये ना करें कि आप उसके मुखालिफ जाएँ, डोंट गो अगेंस्ट द टाइड, एटलीस्ट स्लो डाउन, यानी वो प्रोग्रेस जो लोगों के हैं। और फिर हमें ना कुछ ऐसे यानी कुछ चीज़ों को ना, ज़िंदगी का जो पार्ट है, जो नेचुरल अल्लाह ने रखी है, उन चीज़ों को इंजॉय करें और उनको चेरिश करें। फॉर एग्जांपल मुझे याद है जब मैं A-levels में था, तो मुझे एक पोइम पढ़ी थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो उसमें ना एक वो मारूफ पोइम है, बड़ी हमारे सिलेबस में थी, तो उसके अंदर एक खातून जो है वो कहती है कि अबाउट ना फॉरगेटफुलनेस को उसने चेरिश किया, कि आई लूज़ माई कीज़ फॉर एग्जांपल, यानी चाबियों का गुम जाना। यानी आप देखें किसी चीज़ का गुम जाना हमारे लिए मुसीबत बन जाता है, अजाब बन जाता है, यानी हम स्ट्रेस और डिप्रेशन में चले जाते हैं, यार अब मैंने उस चीज़ को, कि वो इतनी फास्ट पेस, यानी वो कहता है कि आई इंटेंशनली वांट टू लूज़ माय कीज़, आई वांट टू लूज़ दैट, मेरा फलां चीज़ गुम गई। तो अब ये जो गुम जाना कुछ देर के लिए आपको स्लो डाउन कर देता है उस पूरे प्रोसेस में, ऐसे ही है ना। वो कहते हैं इसको चेरिश करें। अच्छा, स्लो फूड, पूरी एक मूवमेंट है बाकायदा, गालिबन इटली के अंदर खाने के ऊपर एक मूवमेंट है, मुझे याद है किताब मैंने पढ़ा था, तो उसके अंदर एक बाकायदा, तो इस पे तो कॉल न्यूपोर्ट की एक किताब है स्लो प्रोडक्टिविटी, तो उसके अंदर उसने गालिबन ये एक मिसाल दी है कि इटली में, गालिबन ये रोम में किसी जगह पे एक उन्होंने सोसाइटी है, वहाँ पे उन लोगों ने ना एक मूवमेंट रखी कि हमने ये फास्ट फूड का जो तसव्वुर है, हमने इसको स्लो डाउन करना है। तो ये जो तेज़ी से खाओ और निकलो, या वर्किंग लंच का तसव्वुर है कि जी काम के दौरान मतलब खाने को, यानी हमारे दीन में बाकायदा इसको पूरा किताबुल अतइमा वल अशरिबा, हमारे दीन का एक पूरा मौजू है। और फिर वो जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरा वाक़या है, जो फ़रिश्ते आए तो किस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया खाना को, तो उलमा ने बाकायदा उसमें से आदाबुत ताम उसको पूरा जिक्र किया। तो यानी खाना एक पूरा हमारे यहाँ एक सोशल एक्टिविटी होती थी, यानी तो मतलब उन एक्टिविटीज़ पे टाइम लगाना शुरू कर दें और स्लो डाउन हो जाएं। आप देखिएगा आप खुद ब खुद अपने लिए टाइम आपको मिलना शुरू हो जाएगा, रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे, इंस्टेड ऑफ गोइंग रनिंग ऑफ द मिड। मैं इसी को डबल डाउन कर रहा था कि एक डॉक्यूमेंट्री भी देख रहा था एस्किमोस पे, और एस्किमोस क्या कहते हैं कि उनका एक ह्यूज चंक ऑफ पार्ट ऑफ द डे जो है ना, वो अपने फूड के लिए है, ठीक है, जिसके अंदर किस तरह उसको प्रिपेयर करना, किस तरह हंट करना, किस तरह उसके लिए चीज़ें गैदर करना, किस तरह उसके लिए वो करना, एंड दैट वाज देयर डे टू डे, ठीक है। और वो जो चीज़ है ना, वो एक सोशल एक्टिविटी होती थी, बच्चे भी इन्वॉल्व होते थे, मतलब औरत भी इन्वॉल्व होती थी, ये भी इन्वॉल्व होता, और दे जस्ट, लेकिन एट द एंड ऑफ दे वर सेटिस्फाइड। और बिल्कुल स्लो डाउनिंग की जो डिप्रेशन जो है ना, आमतौर पे अर्बन एरियाज़ के इश्यूज़ है, डिप्रेशन, एंजाइटी। गांव में चले जाएं आप देखें लाइफ कितनी स्लो है,
और हमें ना वहाँ पे जाके हमें टेंशन शुरू हो जाती है। मतलब मुझे तो जाके टेंशन शुरू होती है गाँव में, कि इवन हमारे रिश्तेदार भी हैं वहाँ पे, तो मुझे फील होता है यार ये इतने स्लो डाउन है कि पूरा दिन लगा दिया, आधा दिन खाना नहीं अभी नहीं तैयार हुआ, मैं तो इतने काम कर लेता। अच्छा मुझे टेंशन हो रही है, वो रिलैक्स हैं और उनकी ज़िंदगियाँ भी लंबी हैं माशाल्लाह, वो बच्चे खुश हो रहे हैं, गंदे नए कपड़े पहन के आते हैं, आधे घंटे के अंदर गंदे हो जाते हैं, माँ कहती है चल जो करना है तूने कर, वो खेल रहे हैं कूद रहे हैं। सुभान अल्लाह, यानी कहने का मतलब ये है कि वो लाइफ का स्लो डाउन होना उनके लिए बाइसे मुसर्रत है। यानी इंसान की फितरत के अंदर ये चीज़ है कि टू लिव द मोमेंट, जिसे कहते हैं ना लिविंग द प्रेजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आजकल हमारे सेवरिंग द मोमेंट। सेवरिंग द मोमेंट के भी आजकल वो सेल्फ हेल्प बुक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे बात हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि टेक्नोलॉजी ना अली भाई, टेक्नोलॉजी आपको फास्ट करती है। यानी ये जो मोबाइल फ़ोन है मेरे पास फॉर एग्जांपल, इसके सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, अगर मैं कंपेयर करूँ एक लेटर भेजने में, कम्युनिकेशन में, ये इसने फास्ट डाउन किया है। व्हाट्सएप उससे ज़्यादा तेज़ हो गया, ठीक है ना। जितनी तेज़ी है, जितनी फास्ट है, उतनी ज़्यादा कन्वीनियंस और कंफर्ट है, और उतना ज़्यादा मेरा टाइम बच रहा है बज़ाहिर, बट एट द सेम टाइम मैं उस चीज़ों को फिल इन कर रहा हूँ दूसरे बेनिफिट, यानी मैंने अपनी ज़िंदगी में काम ज़्यादा बढ़ा दिए। तो ये होना चाहिए था ना कि अगर ये चीज़ आ गई, ये कंफर्ट, तो चलो मेरा काम बच गया, तो वो मुझे अपने आप को देना चाहिए। मैं अपने आप पे लगाता या मैं उससे एटलीस्ट रिलैक्स होता, मैंने उन चीज़ों को फिल कर दिए 10 और चीज़ों से। तो आपको एक चीज़ ने इंगेज किया, निस्बतन आपको 100 चीज़ों ने इंगेज किया है। एक ही दिन में एक बंदा 100 कर रहा है, एक कर रहा है, किसकी लाइफ में स्ट्रेस होगा? डेफिनेटली 100 वाला। एक चीज़ आगे पीछे हो गई तो बस वो मुसीबत पड़ गई। मैं इसी बारे में ना एक डॉक्यूमेंट्री भी देख रहा था, एंशिएंट मैन और हमारे अंदर जो थिंकिंग के कॉग्निटिव डिफरेंस में, और बहुत बड़ा उसने कहा कि एक बहुत बड़ा कॉग्निटिव डिफरेंस है कि जो एंशिएंट पर्सन था ना, वो पूरे दिन के अंदर मैक्सिमम 5 डिसीजंस बनाता था। ऐसे ही, ठीक है, 25,000 कि मैंने उठना है, उठ के मैंने ये चीज़ तलाश करनी है, मैंने यहाँ जाना है और मैंने ये करना है, और मैंने मतलब यानी उसके लिए कोई दिन में कोई इट वाज़न्ट अ स्टैक ऑफ डिसीजन मेकिंग चीज़। और ये डिसीजन मेकिंग आपकी ड्रेन करती है, और ये बिल्कुल एनर्जी ड्रेन करती है। हम इस वक्त दिन के अंदर हज़ारों डिसीजंस बनाते हैं, व्हाट टू रिप्लाई हिम, व्हाट टू डू दिस, व्हाट ने इसके बाद क्या करना। ये जो सारी डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, ये हमारी मेंटल एक्टिविटी को बहुत मतलब वो कर देता है और हमारी लाइफ को भी कम करता है। अच्छा, प्रैक्टिकली स्लो डाउन होने के कुछ तरीके, एक तो चले नमाज डेफिनेटली स्लोज यू डाउन because you have to be silent in that, or you cannot do any other activity in the salah, you have to be attentive, ठीक है। then you have to sit after salah, you have to do zikr। एक तो चले वो it is very practical, but obviously we can't expect from everyone now कि वो खाने पे बहुत टाइम लगाएं। people will order and then they will then just eat it। तो इसमें और प्रैक्टिकल क्या हो सकता है स्लो डाउन के हवाले से? देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें ना कुछ मामलों में ब्रेक अवे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमने ना किया ना, और हम इसके साथ साथ चलते रहे, इसको एक कलेक्टिव मूवमेंट के तौर पर ही करना पड़ेगा, वरना इसका एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फिर ऐसे नहीं निकलेगा। क्योंकि ये है कि अली भाई, अगर हम ये बीच में फिर भी यही है कि फिर बैलेंस यही है कि चंक्स निकालें, जैसा कि अभी मुगीरा भाई ने कहा कि एक डिजिटल डिटॉक्स करें। जब आप डिजिटल डिटॉक्स करेंगे ना, आपकी डिसीजन मेकिंग के लेवल्स बहुत ज़रा रिलैक्सेशन मोड पे जाएंगे। डेली हम मोबाइल को ऑफ करना सीखें, अनप्लग होना सीखें मोबाइल से। एंड कुड नाइट टाइम बी फॉर दैट? नाइट टाइम तो ऑलरेडी होना ही उसके बगैर चाहिए। यानी आप घर गए हैं 9 बजे, 2:30, आप ऑफ कर दें 4G बटन, 5G बटन और वाईफाई, बिल्कुल जस्ट टर्न इट ऑफ। कॉल्स के लिए रखें, SMS के लिए रखें। लेकिन अली भाई, मैं यही कह रहा हूँ कि इवन तो ये अब है, ये ऐसी बात है, लेकिन हम कर नहीं पाएंगे, कर नहीं पा रहे। बात ये है कि वी आर नॉट अलोन, वी आर कनेक्टेड विद अदर पीपल। और वो ये है कि सुबह मैंने जो जॉब जानी है या चीज़ें करनी हैं, जो टास्क पूरे करने हैं, वो करने हैं। और वो अगर ना किए तो फिर मतलब यानी जिस जगह पर, इस शहर में हम रह रहे हैं, इस शहर की रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मतलब यानी इकॉनमी हो, जिसको मैं यूज़ करूँगा, जिससे मेरे घर चलेगा, जिसमें मेरी फैमिली चलेगी, जिसमें बाकी लोग जो मेरे साथ कनेक्टेड है वो चलेंगे। यानी अगर मैं अकेला इससे डिटॉक्स कर लूँ, फिर बाकी जिन्होंने नहीं डिटॉक्स किया, हम ये लोगों को टीच कर देना कि हमें इस टाइम के बाद मैसेज नहीं करना। हाँ, नहीं, ये बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। वी हैव टू ड्रॉ बाउंड्रीज, ऑफ कोर्स। बाउंड्रीज अगर नहीं बनाएंगे तो फिर तो ये चीज़ हम पे, हमारे सर पे सवार हो जाएगी। मैं पर्सनल मैसेजेस की बात नहीं कर रहा था, मैं ऐसे ग्रुप मैसेजेस की बात कर रहा था अमूमन। यानी फॉर एग्जांपल जो उसके भी रूल्स होने चाहिए ना, जॉब के भी कुछ रूल्स होने चाहिए कि 8 PM के बाद आई विल नॉट चेक एनी मैसेज। सीधी सी बात है, डोंट एक्सपेक्ट मी टू चेक एनी मैसेज आफ्टर 8 PM। ये तो रूल्स हमने खुद ड्रॉ करने ना, ये तो बाउंड्री हमने खुद। और जिस इंस्टीट्यूट में रूल्स ऐसे हैं कि 1-1 बजे रात को मैसेज आ रहा है,
और रात 12-12 बजे तक डिस्कशन चल रही है, तो दैट्स नॉट अ गुड प्लेस फॉर योर मेंटल हेल्थ, सीधी सी बात है। बल्कि वहाँ पे तो रूल्स बनने चाहिए। तो ये डिटॉक्स वाला भी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बट मुगीरा भाई, व्हाट आर सम ऑफ द वेज यू ट्राई टू डिटॉक्स फ्रॉम ऑल दिस, यानी एप्स एंड मोबाइल फ़ोन, आप क्या करते हैं अली भाई, डिटॉक्स मैं में? ना थोड़ा सा इस बारे में थोड़ी सी एक रेडिकल अप्रोच की तरफ आजकल आ रहा हूँ। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बड़े ट्राई किए हैं मुश्किलात। असल में नेचर ऑफ वर्क हमारा, आप बताया, आप भी माशाल्लाह इस फील्ड में हैं। मुगीरा और मैंने खुद डम फ़ोन लिए थे हाँ, डम इसी फोन। काम के हाँ, लिए। मैं बता रहा हूँ, मैंने मतलब अब तक मैं मल्टीपल, मैंने मतलब प्रोफेशनल और पर्सनल फ़ोन नंबर्स अलहदा करके देखा। पहले 2 सिम्स पर आया, वो भी इट डिडंट वर्क आउट मच, क्योंकि एक ही फ़ोन में, नंबर 1। नंबर 2 फिर ये होता था, फिर मैंने क्या किया कि अलग फ़ोन्स किए, 2 फ़ोन्स रखे। अब वो भी मसला ना, क्योंकि इन्वायरमेंट आपकी ऐसी है। फिर टू दी एक्सटेंड कि अब मैं इस नतीजे पे पहुंच गया हूँ कि आप ओल्ड स्कूल में चले जाएं, ओल्ड स्कूल स्टाइल में चले जाएं, अच्छा, और बटनों वाला मोबाइल। बटनों वाले मोबाइल में जाएं। और आई थिंक इट्स अ रेडिकल अप्रोच इन मैनी वेज, बट आई थिंक दैट्स द ओनली सोल्यूशन अली भाई। यानी मैंने करके देखा है, और मैं मतलब कई दफ़ा बड़ी सख्ती भी अपने आप पर की, अपने ऊपर जबर भी किया, नफ्स के ऊपर भी। लेकिन तो स्मार्टफोन कहाँ हालात, रखते हैं आप? अब लॉक कर मेरे देते जहन हैं? में ना, अब स्ट्रैटेजी ये है कि यानी अब व्हाट्सएप, अनफॉर्चुनेटली, यानी अगर व्हाट्सएप ना हो व्हाट्सएप, मैं समझता हूँ इस दौर का बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर व्हाट्सएप ना हो तो आप ईमेल पे, तो लैपटॉप कंप्यूटर पे आप रिलाई कर सकते हैं। व्हाट्सएप की ऑल्टरनेटिव क्या है? यानी या तो आप कंप्यूटर पे खोलने, तो अब मैंने ये सोल्यूशन ये निकाला है कि बंदा मोबाइल रखे, उसमें सिम ना हो, व्हाट्सएप ऑन कर दे एक दफ़ा, और उसके बाद उसको रख ले और उसको अपने बैग में रखे, और दूसरे नंबर पे अपना बटनों वाला फ़ोन हाथ में रखे। यानी वो जेब में हो, जिसमें अगर किसी को बहुत ही आई हुई है तो वो क्या करे, कॉल कर ले, नंबर पे कॉल कर ले। और बाकी व्हाट्सएप आप बैग में रखें, दिन में एक दफ़ा या कभी 2 दिन बाद आपने चेक करना हुआ तो चेक कर लें, वहाँ पे भी ऑफिशियल ग्रुप्स। और लोगों को, आपको देखें, ये बात बताना चाहिए कि ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, ये आपकी कन्वीनियंस पे, लोगों की कन्वीनियंस पे नहीं है। यानी मेरे मामू कहा करते थे, और कहते भी हैं, भी कहते हैं कि असल में मोबाइल फ़ोन का मतलब है कि आप 24 आवर्स अवेलेबल है। यानी होना तो ये चाहिए कि मोबाइल, मैंने अगर किसको कॉल करनी है तो मेरे पास अवेलेबल, लेकिन वो आपको अवेलेबल है। यानी आप ज़रा कंपैरिजन करें कि दिन में आप कितनी कॉल्स करती हैं और आपको आती कितनी है। हमेशा जो आपको आती हैं वो ज़्यादा होती हैं। इन अदर वर्ड्स, आपके मोबाइल फ़ोन होने का दूसरों को फ़ायदा है, आपको कम फ़ायदा है। तो भाई, जिसको ज़्यादा मसला है वो मुझे मैसेज या कॉल कर दे, और ईमेल्स पर आएँ। और आप ये करें कि इसको बैग में रखें। तो वो जो जेम्स क्लियर की मशहूर किताब है ना, द एटॉमिक हैबिट्स, तो उसके अंदर उसने कहा कि कुछ चीज़ों को अगर आपने आदत से निकालना है ना, तो वन ऑफ द स्टेप्स वो कहता है कि उसकी एक्सेसिबिलिटी कम करो, उसको ज़रा मुश्किल बना दो। यानी अब ये एक मोबाइल है जो मेरे बैग में पड़ा हुआ है, और मुझे खोल के वहाँ पे व्हाट्सएप चेक करना पड़ना है, निस्बतन ये कि मेरे हाथ में है, और मेरा कॉल पे हर दफ़ा बार बार नज़र पड़ रही है, तो वो आपसे उससे भी, यानी एक्सेसिबिलिटी थोड़ी सी उसको डिफ़िकल्ट करो। यानी कुछ चीज़ें इस तरह, तो मैं समझता हूँ कि और दूसरी बात ये है अली भाई, मसला ये है कि हमने जितने सोफिस्टिकेटेड फ़ोन्स रखे हैं, यानी अब ये फ़ोन है आईफोन, सुभान अल्लाह, मतलब मैं देखता हूँ, मैं खुद इसकी, यानी मेस्मराइजिंग है ये टेक्नोलॉजी। इट इज़ वेरी और फास्ट। अभी जितनी नहीं, और इवन अभी लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अली भाई, और ये सिर्फ आईफोन की नहीं, सैमसंग की कोई भी फ़ोन उठा लें, टेक्नोलॉजी में जो कलर्स यूज़ होते हैं, जो आपकी उसके अंदर जो इंट्रिकेसीज़ और सोफिस्टिकेशन है, यानी मेस्मराइजिंग है। तो अगर आपने मोबाइल यूज़ भी करना है, दूसरा प्रिंसिपल जेम्स क्लियर ये कहता है कि उसको ना, यानी ना पसंदीदा, यानी वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए। यानी मुझे पता है कि अगर मेरे पास, अब मुझे छोटे फ़ोन्स पसंद है, फॉर एग्जांपल मुझे बड़े फ़ोन पसंद नहीं है। अगर मेरे पास कोई बड़ा फ़ोन होगा, और ऐसा फ़ोन कि जो कोई चाइनीज़ कंपनी का है, जिसके अंदर कोई शेप शूप इतनी ज़्यादा नहीं है, मुझे इतनी उसकी शेप पसंद नहीं, कलर्स भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन हाँ मेरी वो व्हाट्सएप की ज़रूरत पूरी कर देता है, तो डेफिनेटली मेरी ना पसंद, उसको यूजेज कम हो जाएगी, एज़ कम्पेयर टू कि मैं जनाब वो बार बार उसके कलर्स को देख रहा हूँ, बार बार उसकी जो चीज़ें, मतलब आर्टिकल पढ़ना बुक में ज़्यादा मुश्किल लगता है, ये ज़्यादा अच्छा लगता है, इसकी लाइटिंग इतनी ज़बरदस्त, मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो इन चीज़ों को ज़रा अनवांटेड या अनडिज़ायरेबल बनाएं। अच्छा, हमारे तो ये भी एक स्टेप है ना, इस्लामाबाद वाले भाई जो हैं वो तो एक और काम भी करते हैं, लेकिन दे आर एक्चुअली, मैं कहूँगा कि वो खुशकिस्मत कह लें चलें, कि वो ज़रा पहाड़ी इलाकों के करीब हैं। तो वो हर हफ्ते, बल्कि राजा ज़िया भाई, आपको पता ना, ही ट्राइज़ एवरी वीक कि वो अपना स्मार्टफोन घर छोड़ जाएं, बटन वाला मोबाइल साथ ले जाएं। उसमें वो कहते हैं मैंने 3-4 नंबर बस फीड किए, मैं अगर उनकी कॉल आएगी तो मैं रिसीव करूँगा, अदरवाइज़ नहीं। पहली तो बात, वो जाते ही वो लोग उन एरियाज़ में जहाँ सिग्नल आ ही नहीं रहे, और फैमिली को पता होता है कहाँ गए हुए। और ये बड़ा एक ज़बरदस्त तरीका है कि ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ सिग्नल्स ही नहीं, ताकि आप यूज़ कर ही ना सकें। सीधी सी बात है। जैसे हम वहाँ कलाम गए मुगीरा भाई, यार मुझे बड़ी अच्छी नींद आई, यकीन करें, आई एम श्योर आपको भी। हम जब वहाँ गए थे नारान,
आपको याद है वहाँ पे सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, घर वाले बड़े परेशान थे, तो वो एक मोबाइल था बटन वाला, उस पे सिग्नल आते थे, सब उस पे बातें करते थे अपनी बेग माँ अच्छा, से, कुछ अपने लोगों को फैमिली ये वालों अच्छी से। नींद आई और कुछ लोग नींदें हराम भी हो गई। ये नहीं, कुछ लोग इस डिप्रेशन और प्रेशर से वो थे यंगस्टर हाँ, जो मतलब वो यानी मैंने उनकी एडिक्शन। हालतें देखी, सुभान अल्लाह अली भाई, हाँ मैं यानी वो जैसे मछली को पानी से निकाल दें बाहर, तो इस तरह वो फ्रस्ट्रेटेड और एजिटेटेड थे। और वो हम, आपको याद होगा कि हम उनको एक टाइम पे देते होते थे, दे वुड लिटरली वेट फॉर दैट मोमेंट कि हम उसको लें, और फिर वो चेरिश करते थे जिस तरह उसको ले के सुभान अल्लाह मेरे पास आ गई मेरी जान, मेरी जिंदगी। ऐसे ही ऐसे। सुभान तो आई थिंक इफ समवन कैन पुल दिस ऑफ कि कहीं जा सके ऐसी जगह जहाँ पे सिग्नल्स ही नहीं आते। अली भाई वो छोड़ें, हम थे ना रात, उसी रात में ना हम सितारे ऑब्जर्व कर रहे थे। इमेजिन करें वहाँ कई लोगों को कोई ख़बर नहीं थी कि ये कि मतलब कई अरसे से दे हैवंट इवन लुक्ड एट द स्काई। ऐसे ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे याद है कि हम उस ज़माने से हैं जब हमारे पास कोई फ़ोन और ये वो चीज़ें नहीं होती थी भी। मैं हमारे सितारे, कॉन्स्टेलेशन, मैंने वो चीज़ें याद की हुई थी, मेरी पुरानी सारी मेमोरी वो वापस आई। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मतलब यानी वी आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। और व्हाट अदर वेज कैन वी यूज टू स्लो थिंग्स डाउन अ बिट? नमाज हो गई, डिटॉक्स हो गया, व्हाट अबाउट अली भाई एक और पॉइंट ज़रूरी है कि लोगों को ना हम इस चीज़ से हाईलाइट करें कि वाकई में इस चीज़ की गंभीर यानी कि कितना गंभीर है मसला। इस चीज़ से लोगों को सिर्फ आगाह करना ही जो है ना, ये भी एक रीज़न बनती है कि उनके दिल में जब तक डिस्डेन नहीं होगी ट्रूली, यानी यहाँ पर एक बंदे हैं जो कि और वो वर्शिप करते हैं इस मॉडर्निज्म और चीज़ को, उसको इस तरह देखते हैं कि ये गुड ही गुड है, दी अल्टीमेट गुड है, चीज़ों का तेज़ होना, जल्दी होना, टेक्नोलॉजी का आना, ये उसको सिर्फ गुड सेंस में देखते हैं और एक ही सेंस में देखते हैं। ठीक है। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम इन ऑफ इट सेल्फ है कि इसकी ड्रॉबैक्स को, ईवल्स को ईवल ना समझना, और ये समझना जो भी इसका ईवल है वो टेक्नोलॉजी फ्यूचर में ओवरकम कर लेगी। ये भी एक प्रॉब्लम है। राइट। ठीक है। बिल्कुल सही है। देखें इसकी बुनियादी जो बेसिस है ना इनकी, ये मॉडर्निज्म की, इसमें ये 3-4 अल्फाज घुसे हुए हैं। एक है कांस्टेंट चेंज। अगर चेंज नहीं हो रही चीज़ें, इसका मतलब ये बुरी बात है। ठीक है। यानी ये विर्चू, चेंज होना, बार बार चीज़ों को जल्दी चेंज होना, ये एक विर्चू वाली बात है। ठीक है। दूसरा मसला है चीज़ें स्पीड से होने चाहिए। जो जितना स्पीड से काम करेगा, जो आगे निकल जाएगा, जो वो कर देगा, यानी एक दूसरा विर्चू किसको कर दिया, स्पीड को एक विर्चू बना लिया। यानी इन चीज़ों को ना कन्वीनियंस एंड स्पीड, दीज आर वर्चूज, इनको दीज आर विर्चूज, दीज आर मोरली गुड थिंग्स। ये मॉडर्निज्म की एक बहुत बड़ी मसला जो लोग नहीं समझते ना, वो ये है कि एक मोरल फ्रेमवर्क है इस्लाम का। अच्छाई बुराई एक साइड पे, मॉडर्निज्म की अच्छाई बुराई अलग है। इस्लाम इज अबाउट डिसिप्लिनिंग योरसेल्फ, स्लोइंग थिंग्स डाउन, गिविंग योरसेल्फ टाइम। जैसे मैंने कहा इस्लाम का कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, वो एक पूरा फ्रेमवर्क है। मॉडर्निज्म का अच्छा क्या है और बुरा क्या है, फ्रेमवर्क डिफरेंट है। और इसमें से जो अच्छा है ना, अच्छानेस, स्पीड का होना अच्छानेस। ठीक है। चेंज, हर चीज़ को बार बार चेंज होना अच्छा है। प्रोग्रेस, हर चीज़ को, ये तुम जहाँ पर भी रुके हुए हो ठीक नहीं है। मतलब कोई बंदा के स्टेबिलिटी, लोग डिप्रेस्ड हैं कि मैं स्टैग्नेंट हूँ। हाँ, स्टैग्नेशन, मोनोटोनस है मेरी सारी लाइफ। देखें लोगों को विलिफाई किया जाता है इस चीज़ पे कि आपकी अगर ज़िंदगी कहीं रुकी हुई है या पेशेंस में है, दुनिया कहाँ जा रही है और देखो तुम किधर बैठे हो, ये चीज़ जो है ये सुस्ती अलग चीज़ है। हम सुस्ती की बात नहीं कर रहे। काहली, सुस्ती समथिंग एल्स। बिल्कुल। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पीपल हु वांट टू कीप देयर लाइफ सिंपल, ऐसे दे आर विलिफाइड। और इसमें एक और मामला एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट करो चीज़ों को, और मतलब यानी रुको नहीं, एक्सपेरिमेंट। देखें इसमें ज़ाहिर बात है एक बैलेंस है। हर बंदा ये चीज़ें करता है, एक नेचुरल भी होता है, एक नेचुरल प्रोग्रेस होता है, लेकिन उसकी पेस में कोई मोरल प्रेशर नहीं होना चाहिए कि जब तक तुम ये नहीं करोगे, तब तक तुम नहीं सही नहीं हो, अच्छे नहीं हो। ठीक है। अब ये बहुत बड़ा फ़र्क है एंशिएंट पुराने ट्रेडिशन में और मॉडर्न में। ट्रेडिशन में ये चीज़ें होती हैं, ये ज़रूरतन भी होती हैं, नीड के ज़रूरत भी होती है, और एक बंदा वैसे बोरियत होता है या उसके अंदर वो अपनी लाइफ में एक एक्साइटमेंट में एक चेंज लाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक मोरल एलिमेंट है इसका कि ये जब तक बंदा चेंज नहीं करेगा वो अच्छा नहीं है, और जो बंदा चेंज नहीं कर रहा वो बुरा इंसान। एग्जैक्ट। मुगीरा भाई आप बुक्स माशाल्लाह बहुत पढ़ते हैं, तो डू यू थिंक रीडिंग बुक्स, स्पेशली फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जिनके पास टाइम बहुत होता है, हॉस्टलाइट्स हैं या आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं,
मैं यूके गया, वहाँ बहुत से स्टूडेंट्स से मुलाकात हुई, उनकी ये बड़ी शिकायतें थी, लाइफ बहुत फास्ट पेस्ड है, बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, बड़ी टेंशन्स होती हैं, डेडलाइंस मीट करनी होती हैं, तो दे वर वेरी ओवर ऑक्यूपाइड, आई कुड सी दैट। फिर सोशल मीडिया एडिक्शन की भी उन्होंने शिकायत की। सो डू यू सजेस्ट कि एक इंसान जो है वो बुक रीडिंग करने लग जाए? आई थिंक दैट कैन स्लो थिंग्स डाउन। जी भाई, बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक है, क्योंकि बुक रीडिंग ना आपको पेशेंस रिक्वायर करती है। मैंने देखा है बुक रीडिंग का सबसे जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो मुझे नज़र आता है ना, जहाँ पे नॉलेज आपको मिलता भी है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वो वाली किताबें ही पढ़ रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज बेस्ड हैं। ऑब्वियसली आपको चाहिए कि आप ऐसी किताबें दें जिसमें आपको दीन का भी फ़ायदा, दुनिया का भी फ़ायदा, लेकिन रीडिंग इट्सेल्फ वो अली भाई आपको पेशेंस सिखाती है। मैंने देखा है कि यानी यू कैन नॉट जस्ट, स्पेशली अगर आपको रीडिंग का शौक़ है तो आपको यानी यू हैव टू वेट, आपको 100 200 300 400 पेजेस पढ़ने पड़ते हैं जाके। लेकिन मेरा भी शौक, अगर शौक नहीं है और आपने वैसे करना है, कुछ लोग फिर कहेंगे नहीं यार एआई पे बुक समरी डालो आ जाएगी, तो बुक तो में वही क्यों मैंने बताया ना कि पेशेंस, सिर्फ नॉलेज उधर से नहीं लेना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो यानी पेशेंस भी, सब्र हमसा, और फिर वो इमेजिनेशन। देखें, एक रीडिंग होती है कि जस्ट कि मैंने किताब मुकम्मल करनी है, मतलब मल्टीपल लोगों के इंटरेस्ट होते हैं। मतलब मुझे भी फास्ट रीडिंग का शौक है, मुझे फास्ट रीडिंग का शौक सिर्फ इसलिए ताकि मैं अगली पढ़ सकूँ। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइब्रेरी है, तो मुझे मेरे पास टाइटल्स हैं जो मेरी लिस्ट में पड़े हुए हैं, तो मैंने उसको पढ़ना है, तो मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ, मैं अगला जा सकूँ तो मैं तेज़। तो कुछ लोग चेरिश करते हैं रीडिंग को इन अ सेंस कि वो ना इस पर गौर करते हैं, यानी पढ़ने के बाद उसके बाद वो दे टेक अ टाइम और फिर उनको ना अपने आइडियाज़ के साथ कनेक्ट करते हैं। अच्छा, ये आइडिया कहाँ कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, वो जब इसको इंटरनलाइज़ करते हैं ना, वो चीज़ मैंने देखा है कि जितना इंसान उसको इंटरनलाइज़ करे पुरसकून तरीके से, वो चीज़ें उतनी ज़्यादा रिटेंशन में भी रहती हैं। और जो जितनी, मेरा मसला ये है कि मैं चूँकि बहुत ज़्यादा रीडिंग करता हूँ, तो मेरे लिए एक रिटेंशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यानी अब मैं, यानी रिटेंशन इसका मतलब वो आ जाती है, ये नहीं कि अल्लाह माफ़ कर बिल्कुल भूल जाता है। होता ये है कि जब इंसान को ज़रूरत पड़ती है, अल्लाह ने इंसान के दिमाग में ऐसा रखा है कि इंसान की मेमोरी में होती है वो चीज़, फिर इंसान को रिकॉल कर लेता है। लेकिन ना मैंने अब उसके लिए मुझे मैकेनिज़्म, मतलब द वे आई शुड चेरिश दिस रीडिंग मैं नहीं कर पाता। शायद मेरा काम भी है, चूँकि मैंने रिसर्च करनी है, मुझे अपनी बुक्स यानी मुझे लेक्चर्स प्रिपेयर करने होते हैं, तो वहाँ पे मैं रीडिंग को एक शौक़ से ज़्यादा काम समझ के भी मुझे करना पड़ता है। मतलब वो मेरी ज़रूर मजबूरी है। लेकिन मैंने देखा है जो बंदे रीडिंग का शौक़ रखते हैं, कि जो वो कहते हैं ना कॉफ़ी के साथ रीडिंग करना, आराम से खामोशी नेचुरल में, माहौल भी होता है जी रीडिंग का ना, तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। मैंने देखा उसका सब्र, पेशेंस, और उसके बाद आपको इमेजिनेशन, और फिर डिजिटल वर्ल्ड से आप अपने आप को डिटैच करते हैं और आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जाते हैं, आप अपनी खुद कहानी। मुझे याद है मेरी बहन ने शी वंस रेड अ नॉवल, तो उस नॉवल का एंडिंग उसको पसंद नहीं आई, तो व्हाट शी डिड वाज, ये वो इतनी ज़्यादा, यानी लड़कियों की माशाल्लाह कई दफ़ा इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि उन्होंने बाकायदा किया कि शी स्टार्टेड हर ओन स्टोरी फ्रॉम देयर एंड मेड हर ओन एंडिंग, कि मुझे इस तरह की एंडिंग है तो मैंने इस तरह बनानी है। एंड शी पब्लिश दैट, एक ऑनलाइन फॉरम है तो वहाँ पे पब्लिश भी की, लोगों दे लव्ड इट, सुभान अल्लाह। तो यानी ये जो एक पूरा प्रोसेस है ना, ये थेराप्यूटिक प्रोसेस है। बल्कि मुझे याद है कि आई थिंक J.K. राउलिंग की बात है, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये किसी इस तरह बहुत बड़ा, कोई बहुत बड़ी ऑथर है, तो शी वाज आई थिंक ड्रग एडिक्ट और समथिंग, अल्कोहलिक थी, कोई इस तरह का मसला था। तो एट द एंड ऑफ द डे, तो उसने कहा कि द वे आई ओवरकम इज वाज थ्रू रीडिंग बुक्स। तो बुक रीडिंग वाज द थेराप्यूटिक, एक कोपिंग मैकेनिज्म था उसका, जिसके थ्रू वो शी केम आउट ऑफ दैट। मैं इसी पे ही डबल डाउन करना चाहूँगा कि रीडिंग वाकई में, और मैं इस तरह की रीडिंग करता हूँ, ये जो थेरेप्यूटिक रीडिंग है, जिसमें अली भाई बंदे, और इसमें रिसर्चेस भी हैं। एक रिसर्च ये है कि फॉर एग्जांपल, और एक तो रीसेंट रिसर्च ये भी है कि एक बंदा जो जिसकी रिटेंशन है ना, जो आप बुक और फिज़िकल, और हम याद रखें यहाँ फिज़िकल बुक्स की बात कर रहे हैं, ये मैं क्लियर करना चाहूँ। लोग बुक्स रीडिंग पे आके वो कहते हैं जो हमने PDF पे पढ़ लिया, या फिर जो हमने उसमें किंडल PDF, ये बाकी सारी चीज़ें जो है ना, दे आर नॉट द सेम एज एक्चुअल फिज़िकल पेज रीडिंग। वो इसके बारे में रिसर्च ये भी बताती है कि देखें, ये एक फ़िज़िकल एक्सपीरियंस आपको देती है। नंबर 1 कि एक फ़िज़िकल एक्सपीरियंस होता है, जो एक्सपीरियंस होता है पेजेस के साथ, वर्ड्स के साथ, इंक के साथ, वो चीज़ जो है आपकी रिटेंशन भी तेज़ रखती है और वो मामला भी आपके लिए साफ़ रखती है। दूसरी एक और चीज़ उसमें क्या है कि टाइपिंग से ज़्यादा हैंड राइटिंग, अगर आप हैंड राइटिंग करते हैं उसमें डिफरेंट किस्म की वायरिंग होती है ब्रेन की, और वो चीज़, यानी ये फ़िज़िकल जितना आपका नोट्स लेना, ये जो चीज़ फ़िज़िकल इंटरेक्शंस होते हैं ना किताब के साथ, तो वो चीज़ें करने के साथ, ये आपकी मेमोरी इन्हांस भी करते हैं, उसकी ब्रेन पावर भी इन्हांस करते हैं, और एक्चुअल आपका एक्सपीरियंस बिल्ड करते हैं। दूसरा ये पेशेंस, ठीक है, जैसा कि मुगीरा भाई ने कहा। तीसरा ये कि आप बाकायदा जब वेट करते हैं, आपको वो टाइम लगता है, तो फिर वो वाकई में ये एक इट्स अ वेरी गुड सोल्यूशन कि आप ये चीज़ें छोड़ के उस बुक की तरफ आएँ। और समटाइम्स लोग कहते हैं सर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये करता है, लगने दो टाइम, ठीक है ना। मैं एक मिसाल देता हूँ, ये मिसाल के तौर पे, यानी जस्ट टू गिव यू द एग्जांपल कि रीडिंग नोट्स बनाना, हाईलाइट करना, इस पे लिखना,
सो दिस इज़ माई फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली किताब मैंने मुकम्मल की है, तो इस पर देखें, इसमें मैंने अपने नोट्स भी बनाए हैं, हाईलाइट्स भी किए हैं, तो यानी इसको अच्छा खासा मेस करना, मुझे मेस ही करना बड़ा अच्छा लगता अच्छा है। मेरा भी So this is मुहीरा how you भाई आपसे दोनों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरा जो बेस्ट टाइम गुजरा ना, जो मुझे याद है, विच इज़ वेरी फ्रेश इन माई माइंड स्टिल, जब मुझे नींद भी बहुत अच्छी आती थी, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी बहुत अच्छी काम करती थी, और रिलेटिवली सुकून भी ज़्यादा था अल्हम्दुलिल्लाह। दैट वाज द टाइम जब मैं बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा करता था, और वो मुझे याद है कि CSS के एग्ज़ाम्स CSS की में मैं मुझे याद तैयारी है कर कि रहा यू था। एक्चुअली हाँ स्टार्टेड रीडिंग आपने मेरा वो कमरा भी देखा बिल्कुल। होगा या फैसलाबाद। आप गेम खेलते थे या आप रीडिंग करते थे या गेमिंग का भी टाइम था वो आपके वैसे तो। हाँ, लेकिन दैट वाज द टाइम कि मैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ रहा था, क्योंकि उसमें बड़े डायनामिक सब्जेक्ट्स होते हैं CSS की तैयारी करते हुए। तो बड़ी अच्छी नींद भी आती थी, और क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा उजागर होती थी। सो व्हाट अबाउट कुरान? मतलब व्हाट बेटर देन इन्वेस्टिंग योर टाइम इन स्टडिंग द कुरान? कुरान इज़ फुल ऑफ विजडम। यानी आप चले सेल्फ हेल्प बुक्स पे तो कह सकते हैं कि यार मैंने सारी बुक पढ़ ली, लेकिन मुझे कोई यूज़फुल चीज़ें नहीं नज़र आई। व्हाट अबाउट द कुरान? यासीन वल कुरानिल हकीम, फुल ऑफ विजडम। कैसे कैसे आपको पॉइंट्स उसमें नज़र आएंगे, और जब आप इन्वेस्ट करेंगे अपना टाइम, बाकायदा एक डेस्क सेट करके, फिर कुरान सामने रख के, फिर नोट्स लेंगे, फिर मुख्तलिफ तफासीर देखेंगे। सो दिस इज़ एन अमेजिंग एक्टिविटी। बिल्कुल अली भाई, और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ना, मैं इसको ले आया था सिर्फ 2 वर्सेस पर डे पे। अच्छा, मतलब यानी सुभान मैंने अल्लाह। जब शुरू किया था ना ये एक्टिविटी, और मैंने कहा था कि आई विल टेक माई टाइम, ठीक है ना, और टू द पॉइंट कि मुझे कहा कि करना डेली है ऑलमोस्ट, ठीक है ना, रिलेशन रेगुलर बनाना है, लेकिन ना इवन इसको, लेकिन बेशक थोड़ा रखना है, लेकिन उस पर गौर शदीद करना है। तो ये चीज़ बहुत इसमें अच्छा मुझे अली फ़ायदा भाई, एक मिला और इसका। चीज़ भी ना मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत आइडियल चीज़ें हैं, यानी कुरान से, मतलब मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको बताऊँ कि अगर मैं अपनी मिसाल दूँ, एंड जस्ट शेयरिंग इट फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट फॉर द पीपल, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की कोशिश होती है, कुरान मजीद की तिलावत भी है और रिफ्लेक्शन भी, तफसीर भी, क्योंकि मैं तफसीर पढ़ा भी रहा हूँ तो मुझे उसके लिए तैयारी वैसे ही करनी पड़ती है। इसके साथ साथ हदीस का मुताला भी बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा कि हम लोग जब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव थे शुरू में, जब नया नया फेसबुक आता था, तो देर यूज़ टू कम अ टाइम जहाँ पे हम ब्रेक लेते थे सोशल मीडिया से, हम बाकायदा अनाउंस करते थे। और मुझे आपका याद है कि यू यूज़ टू अनाउंस के यार, और आप हमने आपसे पूछा तो आप ना रियाजुस सालिहीन पकड़ लेते थे, और आप ना कहते थे यार मैं सोशल मीडिया से डिटॉक्स कर रहा हूँ, एंड फॉर लाइक 40 डेज़ और एटलीस्ट यानी कुछ टाइम के लिए यू वुड स्टडी सिंपल, और फिर आप बिल्कुल सोशल मीडिया को अकाउंट डीएक्टिवेट किया, और हमारे फॉरम्स होते थे उसमें हम एडमिन्स दूसरे एडमिन से कहते थे टेक केयर ऑफ इट, और फिर आप अपने आप को तज़किया और अपने आप को एक किस्म का ना रीबूस्ट करते थे। और आपको याद होगा हमने ईमान बूस्टिंग वीडियोस और लेक्चर्स भी रखे होते थे, यानी फिर उस मौके पर सिर्फ हम वो वाला कंटेंट कंज्यूम करते थे जो हमें चीज़ें जो है ना इन चीज़ों से बाहर निकालती थी। तो ये जो कांस्टेंट डिटॉक्स है, हदीस की भी स्टडी, और ख़ास तौर पे किताबें मौजूद है, रियाजुस सालिहीन हो गई, तरगीब व तरहीब इमाम मुनज़री की किताब हो गई, सिलसिलतुल अहादीस सहीहा के अंदर उनमें बहुत से ऐसे चैप्टर्स हैं जो पढ़े तो इंसान बहुत ज़्यादा इंसान का तज़किया होता है वही के साथ तमस्सुक कुरान के साथ। अच्छा मैं कहता हूँ ये तो बहुत आइडियल चीज़ें हैं, यानी फॉर द स्टार्टर्स अगर कोई बंदा सिंपली ये काम कर ले कि वो नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर दे, मैंने बुरे नॉवेल्स नहीं हों, अच्छे नॉवेल्स हों, अच्छी कहानी वाले, मैं कहता हूँ कि स्टार्ट में कहानी भी नसीम इजाज़ी की जैसे नॉवेल्स हैं उसमें कुछ सबक भी है, इश्तियाक अहमद की बड़ी इश्तियाक अहमद अच्छी के है, बिल्कुल जमशेद ऐसे, सीरीज, बिल्कुल इंस्पेक्टर जमशेद, पता नहीं कैप्टन जमशेद था या इंस्पेक्टर जमशेद, जमशेद। तो जासूसी हो गए। अच्छा आपको ना अदब पढ़ना या उसका भी बड़ा फ़ायदा होता है, यानी आपको, अच्छा बल्कि जब हम अगर हमसे कोई पूछे, मुझसे कोई पूछता है कि मुगीरा भाई मैंने स्टार्ट करना है बुक रीडिंग, तो वेयर डू आई स्टार्ट फ्रॉम, तो मैं उसे कहता हूँ स्टार्ट फ्रॉम रीडिंग जो आपको सबसे आसान लगता है। डोंट गो फॉर, मतलब आइडियली बंदे का मैं फ़लाँ किताब पढ़ूँ, हदीस पढ़ लूँ, कुरान, शुरू में आपका भी इतना टेम्परामेंट नहीं बना, आपका भी टेम्पो भी नहीं बना, तो हो सकता है वो भी रखें, वो तो रखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप आसान चीज़ों से स्टार्ट करें, जैसे आपको इंटरेस्ट है और वंस दी हैबिट इज़ डेवलप्ड और आपके लिए ये चीज़ आपको अडेप्टिव हो गई है, आप इंसान अडेप्टिव हो गया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप मूव करें। कुछ किताबें होती हैं मतलब अक़वाले ज़री पे, वाक़यात पे, जैसे ज़ाविया है, बहुत इशफ़ाक़ अहमद साहब की किताब, बानो कुदसिया की बहुत कुछ कहानी है किताबें, उसमें बड़े पैराबल्स और कहानियाँ बड़ी मज़े की हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी थ्योरेटिक टू बी ऑनेस्ट। मैंने बल्कि एक दौर में ज़ाविया जब मैंने पढ़ना शुरू की थी तो मुझे पता लगा कि मेरा बड़ा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, यानी अदबी चीज़ों में और ऐसी मिसालों में, और उसमें 2-3 स्टोरीज़ मैंने ऐसी निकाली जो मैं अब तक सुनाता हूँ। मुहीरा भाई को बताया कुछ घोड़े की स्टोरी और बाकी कुछ बड़ी ना मिसालें। ईमान अफरोज़ वाक़यात भी होते हैं। और अली भाई मतलब मैं समझता हूँ कि वाक़यात और कहानी
ये जो कुरान मजीद ने भी देखें इस सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी है, यानी अल्लाह ताला ने वाक़यात ज़िक्र किए हैं पुराने अइम्मा को, और ख़ास तौर पे सूरह यूसुफ एक पूरा इतना खूब अहसन क़सस है। तो मुझे याद है अली भाई, जो मतलब मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंज, मतलब इंसान के मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं दीन की तरफ आने के, तो मुझे याद है कि मेरी ज़िंदगी में जो फैक्टर आया था ना, वो आया था, मैंने किताब पढ़ी थी जब ज़िंदगी बदल गई, ठीक है ना। नहीं आई थिंक एक नहीं कोई इस तरह की किताब थी जिसमें ना, नहीं वो तो है, वो भी थी, वो तो बड़ी इंटरेस्टिंग वो भी है, लेकिन इसके साथ एक और किताब थी, वो मुझे भूल गया उसका नाम, कि उसमें क्या होता था, उसमें ना स्टोरीज़ थी फॉर द कन्वर्ट मुस्लिम्स, वो जो लोग, जिसमें मोहम्मद अली की कहानी थी जो बॉक्सर थे रहमतुल्लाह अलैह फौत हो गए, इस तरीके से और भी लोगों की कि कन्वर्जन की स्टोरीज़ थी कि क्या क्या उन पर मुश्किलात आई, परेशान। वल्लाही वो जो एक तो इंटरेस्ट होता था, अच्छा यार ये रियल स्टोरीज़ हैं, और फिर ईमान बूस्टर के इस तरीके से उन्हें कुर्बानियाँ दी इस्लाम के लिए, दिन वो कैप्टिवेटिंग किताब थी सुभान अल्लाह। तो इस तरह की किताबें जो है, फॉर एग्जांपल मोहम्मद असद की द रोड टू मक्का फॉर एग्जांपल होगी, ये सफरनामे जो है, ये मास्टरपीसेस हैं अली भाई। मैं समझता हूँ कि आप आगाज़ यहाँ से करें, इसमें प्रोडक्टिविटी भी है, इंसान की जो अपील है, यानी इंसान का जो इंटरेस्ट क्यूरियोसिटी का है, वो भी सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। यानी आप किसी ऐसी जगह जाके पढ़ें जहाँ माहौल भी है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी बुक शॉप्स आज लाहौर में भी हैं जो ऑफ़र करती हैं कि आप बस आएँ और यहाँ बैठकर पढ़ें। इसी तरह कुछ कैफ़ेज़ इस तरह से डिज़ाइन हुए हैं कि उन्होंने अपनी सिटिंग एरिया ऐसे बनाया हुआ है कि यू कैन यूज़ दैट एज अ वर्क प्लेस एज वेल, कॉफ़ी ऑर्डर करें, वहाँ बैठ के पढ़ें। तो आई थिंक कि माहौल रियली हेल्प्स। बिल्कुल। कई दफ़ा मुगीरा भाई और मैं जो है ना ढूंढ रहे होते हैं कोई ऐसा कैफ़े हो जो कि साइलेंस में हो और वहाँ रीडिंग हो सके, एंड इट्स वेरी थ्योरेटिकल। बल्कि हमारा जो पुराना ऑफिस था उसके साथ ही हमारी वो स्पॉट थी दो चाय वाली, उसमें हमने आना और इवनिंग में, और वो डी स्ट्रेसिंग एरिया था, चाय पीनी है ठीक है और रीडिंग करनी है, दैट्स इट। और इट वाज वेरी एक किस्म का ना आप कह लें कि डिटॉक्स मोमेंट, कि एक रेगुलर सुबह पूरा दिन गुजरा पढ़ू के टीचिंग करके, फिर उसमें शाम की ये वाली जॉब की, फिर उसके बाद जाके ना एंड ऑफ द डे यू आर सिटिंग इन अ मतलब चाय हाउस एंड यूर ड्रिंक। अच्छा, चीज़ें स्लो डाउन करने के लिए मैं एक और चीज़ सोच रहा था कि आई थिंक कि वन शुड हैव अ स्मॉल सर्कल ऑफ फ्रेंड्स एंड सोशल सर्कल, बिकॉज मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को भी ना ये वन ऑफ द प्रैक्टिकल टिप्स देता हूँ टू स्लो थिंग्स डाउन, कि देखो अपना ना सर्कल थोड़ा छोटा रखो, क्वालिटी फ्रेंड्स रखो। यानी इफ़ यू सिट विद एवरीवन तो यू विल नॉट बी एबल टू से नो। तुम्हें फलाना कहेगा यार इधर चलें, तुम्हें फलाना कहेगा यार चल ये फंक्शन है आज आप इधर चलते हैं, अच्छा फिर तुम्हें कोई कॉल करेगा आजा यार कैफ़े बैठे हैं तू भी आजा, और वहाँ जाके 3-3 4-4 घंटे ज़ाया होंगे और कोई प्रोडक्टिव बात नहीं होगी, बल्कि यू आर नॉट योर सेल्फ। आप जब ज़्यादा लोग होते हैं ना, यू मतलब ट्राई टू प्लीज़ देम ऑल, और उसके अंदर आप अपनी रियल पर्सनैलिटी, यू कैन नेवर बी योर ओन सेल्फ। यस एग्जैक्टली जितने ज़्यादा बंदे हैं। जी अली भाई बहुत ज़बरदस्त। यस मुगीरा भाई, डू यू हैव अ लार्ज सोशल सर्कल? और अली भाई वही वाली बात है, मॉडर्निटी की प्रॉब्लम ये है कि जितना बड़ा आपका सर्कल हो उतना आप सोशली आइसोलेटेड होते हैं इन रियलिटी, अनफॉर्चुनेटली। यानी इंसान अजीब, ये एक किस्म का पैराडॉक्स है। इट्स अ पैराडॉक्स फॉर श्योर। लेकिन ना मैं अली भाई एक समझता हूँ एक बात का कि जो बंदा ना मेंटेन करना चाहता है ना वो कर लेता है अली भाई। मतलब अल्लाह ताला ने जो हम पर, यानी ये तकलीफ़ माला युताक नहीं है, यानी चीज़ें मुश्किल हैं, आई डू अंडरस्टैंड ये मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये कतन नहीं कि इंसान कर नहीं सकता, वरना अल्लाह की गलत एक्सपेक्टेशन है हमसे। ऐसे हो ही नहीं सकता कि अल्लाह की गलत एक्सपेक्टेशन हमसे, यानी अल्लाह ने हमसे बिल्कुल जायज़ एक्सपेक्टेशन रखी है और सबसे सही एक्सपेक्टेशन अल्लाह की। तो यानी इम्पॉसिबल बात है कि इंसान नहीं कर सकता, बट अगेन हाँ आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट मुश्किल रहेगा, कुछ लोगों को, कुछ चीज़ों को, कुछ अनासर को नाराज़ करना पड़ेगा शुरू में, लेकिन फिर आखिरकार दे वुड हैव टू कंप्लाई, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ योर लाइफ नॉट देयर्स। और मैंने देखा लोग उस चीज़ को ना अली भाई आखिर में आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी मिसाल के तौर पे जैसे आपने बताया ना कि आप कहें कि यार मैं 8 बजे के बाद नहीं अवेलेबल, तो नहीं हूँ मैं बस अवेलेबल, एंड दिस इज़ माई प्रिंसिपल। एंड पीपल शुरू में बातें करते हैं, लेकिन दे स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग दैट, एंड एट द एंड ऑफ द डे दे इवन अप्रिशिएट दैट, और वो उसको बाकायदा एज एन एग्जाम्पल देते हैं कि यार ये बंदा अपने प्रिंसिपल्स का पाबंद है। मुझे याद है आप में से किसी भाई ने बताया पिछले दिनों काफ़ी देर पहले मोहम्मद यूसुफ के बारे में, जो हमारे क्रिकेटर मुसलमान हो गए थे। तो आई थिंक आपने बताया, किसी ने बताया, भाइयों ने, तो आप लोगों की मुलाकात हुई उनसे, तो उन्होंने बताया कि यार ही इज़ हाईली डिसिप्लिन, यानी सुभान अल्लाह, यानी सुना है कि इशा की नमाज के बाद
वो जितनी मर्जी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, ही डजंट मीट एनीवन। वो कहते हैं मेरे फैमिली का, मैंने घर का टाइम है, मैंने सोना है, आराम करना है, और उन्होंने अपने कुछ ज़िंदगी के प्रिंसिपल्स बनाए हैं, नोबडी कैन मूव हिम फ्रॉम दैट, एंड पीपल रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। यानी पीपल, और लोग फिर देखें, लोग आपको अपने आपके मुताबिक एडजस्ट होते हैं। जब आप होते हैं ना और आप कहते हैं कि यार मेरी प्रिंसिपल है इतना इंपॉर्टेंट, अगर मैं आपकी ज़िंदगी में हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को मेरे लिए, यानी आप टाइमिंग्स को मेरे मुताबिक एडजस्ट कर लें, तो ठीक है मैं आ जाता हूँ, लेकिन अगर मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं तो मादरत के साथ फिर मैं आपके बगैर, मतलब दैट्स नॉट नेसेसरी। अच्छा, मेरा मज़े की बात, यूनिवर्सिटी में भी एक जगह लेक्चर था, तो मैंने वहाँ एक कोट बताया। वो कोट एक्चुअली मैंने पढ़ा था कहीं पे, तो शायद किसी बुक का कोट था, एनीवे बड़ा मज़े का कोट था। कोट ये था कि फॉल इन लव व्हेन यू आर रेडी, नॉट व्हेन यू आर लोनली। तो मैंने बच्चों को ये कहा कि इस कोट पे गौर करो कि लोनलीनेस जो है ना, इट कैन एक्चुअली बी योर सुपर पावर इफ़ यू आर यूजिंग इट इन द राइट वे। यानी अगर आप उसको प्रोडक्टिव काम में लगा, लेकिन अगर आप लोनली हो और फिर यू नो ट्राई टू फॉल इन लव विद समवन, यू ट्राई टू चैट विद समवन, जो मिलेगा, तो फिर अ लॉट ऑफ योर टाइम विल बी वेस्टेड, और फिर उसका साइकोलॉजिकल टॉयल अलग है, उसकी टेंशनें जो है ना वो फिर अलग है। और बहुत से लोग इस वजह से भी टेंशन में हैं। यानी दिस इज़ अ बिग 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 इशू ऑफ यूथ। आपको भी पता है कि इनबॉक्स हमारे भरे में इन सवालात से कि किसी के साथ अटैचमेंट हो गई, और वो और ना इसके ना कई दुख होते हैं उनके। वो कहते हैं कि एक दुख जो वो अंडर द लाइंग होता है ना, कि मैंने इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया, हाँ सालों इन्वेस्ट, मसला क्या होता है, एग्जैक्टली कई बच्चे बच्चियाँ क्या कहते हैं कि मैंने 5 साल लगा दिए, मैंने 4 साल लगा दिए, मैंने यूनिवर्सिटी के ये साल, बंद इतने साल लगाने के बाद वो, या मतलब यानी उसकी फिर या कज़न के साथ शादी हो जाती है या कहीं वो लग जाता है। बिल्कुल ऐसे। मतलब यानी ये जो चीज़ है ना, वो फिर उसी दुख में अगले 3-4 साल तो उसमें दुख लें, और वो ड्रामा समटाइम्स पूरी ज़िंदगी चलता है। और देखिए, मैं ये कहता हूँ कि यार व्हेन यू विल बी रेडी टू फॉल इन लव, इससे मुराद क्या, इससे मुराद है कि अपनी इतनी हैसियत बनाओ, अपना प्रोफाइल ऐसे बनाओ कि लोग आपके पीछे आ रहे हैं, ठीक है ना, लाइन लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना वो बस एक ही जगह अटके हुए हैं और है आपके पास कुछ भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। यानी आपने टाइम ही कहीं और लगा दिया, जहाँ पे लगाना चाहिए था स्किल सीखने में, प्रोडक्टिविटी में, वहाँ आपने टाइम नहीं लगाया। सो आई थिंक ये भी बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, एंड यंगस्टर्स नीड टू यूटिलाइज देयर फ्री टाइम, या उसे अलोन टाइम कह लें, वेरी प्रोडक्टिवली। अब उसमें कुछ तन्हाई के गुनाह भी हैं, तो मैं वाइंड अप इसी से करना चाहूँगा कि अब कुछ यंगस्टर्स कहते हैं कि देखें, जब हम अकेले होते हैं तो दैट इटसेल्फ इज़ अ ट्रिगर फॉर अस टू फॉल इनटू सिंस, तन्हाई के जो गुनाह होते हैं, और फिर दैट बिकम्स अ बिग हेडेक फॉर देम। तो उस पे भी मैं चाहूँगा मुगीरा भाई हमारे से भी कि हम डिस्कस करें कि व्हाट कैन बी डन के टू इंश्योर कि हमारा जो अलोन टाइम है, तन्हाई है, वो प्रोडक्टिव है। व्हाट कैन वी डू? अली भाई, उसकी जगह जो है ना मेरे नज़दीक, अगर आप अपने कमरे के अंदर, डार्क रूम के अंदर अकेले, जहाँ पे आपके सामने मोबाइल भी है, इंटरनेट भी मौजूद है और एक्सेस है हर चीज़ की, वहाँ पे अगर आप तन्हाई पे जाएंगे तो यू आर वल्नरेबल एट दैट टाइम। उसका तरीक़ाकार वो यही है कि जो अल्लाह के रसूल का था, मस्जिद के अंदर, ऑब्वियसली मस्जिद के अंदर मोबाइल छोड़ के जाएँ, या फिर एटलीस्ट लाइब्रेरी चले जाएँ, या एटलीस्ट चले जाएँ वॉक करने चले जाएँ, फजर की नमाज़ के बाद पार्क चले जाएँ। वो एक बहुत खूबसूरत, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ आजकल फजर के बाद वॉक करूँ, नमाज़ के बाद। तो मैं ज़रा जल्दी हमारे यानी नमाज़ के बाद चला जाता हूँ, अभी अंधेरा होता है, लोग थोड़ी देर बाद आते हैं, तो मैं अकेला वॉक करता हूँ। सुबहान अल्लाह, बड़ा खूबसूरत टाइम होता है, सूरज निकल रहा होता है उस मौके पर। तो उस मौके पर जब मैं करता हूँ तो इट इज़ अ वेरी वेरी रिफ़्रेशिंग मोमेंट। उसमें खामोशी भी होती है, एक सुकून होता है, अज़कार कर सकता हूँ और रिफ़्लेक्शन होती है, और वो आधा घंटा बहुत पावरफुल होता है अली भाई। तो मेरे ख्याल है कि अगर आप सही जगह का तयन कर लें, सही जगह को ये कर लें, तो दैट कैन हेल्प। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली अपने इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। हाँ, अकेले में ज़ाहिर है ये वल्नरेबल। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो माशाल्लाह मतलब अपना इतना उनके अंदर कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल होता है, सेल्फ डिसिप्लिन होता है कि वो अगर अपने आप को कंट्रोल करना चाहें तो कर लें, तो उनके लिए फिर ठीक है शायद। वो भी अगर अपने कमरे में अपने मी टाइम कोई रखना चाहें अपने यानी अपने उसमें, तो वो भी हॉस्टल में भी अगर कुछ लोग होते हैं वो करना चाहें तो कर सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक कि आपको ज़्यादा पता है कि आपकी कौन कौन से वीक पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ पे जाके आप वल्नरेबल होते हो, किन लम्हात में। तो कोशिश करें उन लम्हात को, उस टाइम को और स्पेस को अवॉइड करें। टाइम भी मैटर करता है अली भाई, यानी रात को यानी लेट नाइट आइसोलेशन ठीक नहीं है, ठीक है ना। फजर के बाद हाँ वो टाइम बहुत अच्छा है, बाबरकत टाइम है, फजर के फ़ौरन बाद। इसी तरीके से स्पेस, यानी टाइम एंड स्पेस दोनों को आप एडजस्ट कर लें अपने मुताबिक, आपको पता है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करेगा। अच्छा, मैं समझता हूँ कि दुआ करना अकेले में बैठ के, यानी आई थिंक वी शुड फाइंड टाइम डेली फॉर दुआ, 10 to 15 मिनट, कि बस मुसल्ले पे बैठ के जो है ना
बस बात करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला। दुआएं भी अली भाई दो तरह की होती है ना, एक है जिसमें आपने कुछ मांगना होता है और एक दुआएं होती हैं जिसमें अल्लाह की सिर्फ तारीफ़ और हम्द होती है। तो वो वाली जो आप कह रहे हैं सिर्फ अल्लाह से बात करें, अल्लाह की तारीफ़ करें, कुछ ज़रूरी नहीं है तारीफ बयान करें, सजदा शुक्र करें, बैठ जाएं, अपनी प्रॉब्लम्स को माइंड में लाएं, ठीक है ना। वो जगह इटसेल्फ बहुत बाबरकत है, यानी मुसल्ले पे आप बैठे हुए, यू आर इन द मोस्ट सिक्योर जोन। तो तन्हाई में वो भी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि तन्हाई आपके लिए जो है ना वो एक अच्छी एसोसिएशन बने। देखें, एक अगर प्रैक्टिस ये है कि मैं अपने दिन की जो नेमतें हैं उनको गैदर करूं अपने माइंड में और अल्लाह ताला से उनका बस शुक्र अदा करूं, ठीक है। एक बंदा इतना पॉजिटिव हो जाएगा अपनी नेमतों के मामले में, सिर्फ ये तो वो जो डिप्रेशन का या फीलिंग ऑफ कि मेरे पास कोई चीज़ कम है या ज़्यादा, वो बिल्कुल ही सिरे से निकल जाएगा। द फीलिंग ऑफ बीइंग, आधे से ज़्यादा डिप्रेशन के केसेस हैं ये कि बंदा दूसरों को देख के एंग्शियस हुआ है कि उसके पास वो है, मेरे पास ये नहीं है। मतलब यानी अगर वो सिर्फ फियर ऑफ मिसिंग आउट और जस्ट सिर्फ ग्रेटिट्यूड ऑफ द थिंग्स यू ऑलरेडी हैव इज़ ए सोल्यूशन टू मेजॉरिटी ऑफ योर डिप्रेशन प्रॉब्लम्स। एग्जैक्टली। बल्कि मैं कहता हूँ कि अगर आप सोचना शुरू कर दें ना आपके पास कितना है, तो आपको बकायदा शर्मिंदगी होती है कि यार अब मैं और क्या मांगूं। बिल्कुल, Honestly. और दिल ही नहीं चाहता। सुभान बंदा अल्लाह। कहता है कि मैं इतना कुछ है मेरे पास, मैं क्या मांगूं। लेट्स गेट टू वर्क। अब हाँ। तो हमें शुक्र करना है अल्लाह का, अब तो हमें प्रैक्टिकली शुक्र को एग्जिबिट करना है, बल्कि इंसान उस तरफ जो है ना वो आता है। सो जज़ाकल्लाह खैर, बड़ा फ़ायदा हुआ और बड़ी प्रैक्टिकल टिप्स थी। फाइनली कुछ बुक्स रिकमेंड मैं चाहूँगा हम ज़रूर करें, क्योंकि हमने बुक रीडिंग पे बहुत तवज्जो दी है। तो सीरा के ऊपर तो अर्रहीकुल मख्तूम आई थिंक कि बेहतरीन किताब है, और इंग्लिश में सील अली नेक्टर। भाई अर्रहीकुल मख्तूम थोड़ी सी ना संजीदा किताब है, तो आई थिंक आजकल यासिर काजी की किताब जो है उनकी Radiant किताब, Lamp। हाँ वो जो है Book रेडिएंट form में। लैम्प, वो बेसिकली रेडिएंट लैम्प तो नहीं, आई थिंक उनकी अपनी सीरा सीरा पे के जो ऊपर है, होगा, सीरा ऑफ द प्रॉफिट के नाम से। ये रेडिएंट लैम्प तो उन्होंने रेडिएंट लैम्प जो है, हाँ, उससे एक्सट्रैक्टेड है, उससे ठीक- तैयार किया, ठीक वो है। अवेलेबल है, आपको पता है वो हमारे एक स्कूल है उन लोगों ने तैयार किया। लेकिन जो रेडिएंट लैम्प से भी बेहतर जो सीरा ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो बहुत अच्छी किताब है। इसी तरीके से आई थिंक उससे भी एक यानी इसी तरीके से एक और ईजियर वर्जन थोड़ा सा ज़्यादा, फिर रहीकुल मख्तूम भी आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो ज़रा इजी रीड है। रहीकुल मख्तूम थोड़ा सा ना इल्मी उसका उसलूब है, अंदाज़ है। आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल, ऑब्वियसली फॉर सम पीपल इट माइट वर्क, हमारे लिए वो अल्हम्दुलिल्लाह इट वर्कड वेरी वेल। रोड टू मक्का इज़ अ वेरी गुड बुक इन दैट, मोहम्मद असद की, वो भी उसमें भी इस तरह की यानी एक है। तो एक और भी इसी तरीके से सीरा के ऊपर When the किताब Moon है, Split। व्हेन द मून स्प्लिट, That is ये ठीक है। also good। तो यानी इस तरह की किताबें जो है मेरा ख्याल है सीरा के ऊपर देखी जा सकती हैं। दूसरा ना जो है 40 एंड नबी, ठीक है ना, 40 एंड नबी। लेकिन ये इस तरह रीडिंग नहीं है कि आप बैठे हैं, क्योंकि वो तो 1-2 घंटे में भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन ये उस तरह पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। ये इस तरह के तो ये सीखना चाहिए आपको ये किसी रिफ्लेक्ट स्कॉलर के पास बैठ ये, हाँ जी। और दूसरा ये एक रिफ्लेक्टिव बुक है। हमने खुद भी जब अकेले पढ़ी थी, इस तरह होता था कि एक हदीस लेते थे और कहते ये यार ये 40 हदीसें हैं ना, आप इस तरह इरादा करें कि इन पे मैंने अमल करना ही करना है और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। आप एक हदीस लें डेली की, उसको पढ़ें, उस पर सेल्फ रिफ्लेक्ट करें, देखें कि मैं कितना अमल करता हूँ इस पर, ये कितना होता है मेरी ज़िंदगी कैसे, और उसको अप्लाई करते चले जाएं, ठीक है। फिर एक हफ्ते बाद या अगले दिन या कुछ इस तरह करके फिर दूसरी हदीस पढ़ें, और इस तरह करके सालिहीन भी है हदीस के ऊपर, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। इजी टू और अंडरस्टैंड। ये सेल्फ रिफ्लेक्टिव तरीके से किताबों को पढ़ना, ये भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है इसमें। एंजॉय योर लाइफ इज अ वेरी गुड बुक। ये जो अभी आरिफी की जी जिंदगी से लुत्फ अंदोज हुई है। ये कार्ल न्यूपोर्ट की जो किताब है स्लो प्रोडक्टिविटी, ये भी मैं रिकमेंड करूँगा। ये उन लोगों के लिए कि जो ना थोड़ा सा ब्रेक फ्री हों इस चीज़ में, जो कि जो स्पीड का जो मामला है ना, जो उनके पीछे पड़ा हुआ है, ये उससे ज़रा ना वो ज़रा कट ऑफ हों लोग, और वो देखें कि उनको एहसास हो कि जी मेरी जो प्रोग्रेस और मेरी जो सक्सेस है उसके पीछे मुझे ज़रूरी नहीं है कि मुझे इस तरह भाग दौड़ में ही मिलेगी, कि अगर मैंने टाइम से ये ना किया या वो नहीं किया या ये अपना पब्लिश ना किया तो मैं फेलियर हूँगा। तो ये चीज़ जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला जो है वो हमें नेक अमाल करने की तौफीक दे, और जो लोग परेशान हैं जिस वजह से अल्लाह उनकी परेशानी आसान फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।